हेलो एवरीवन। ये हमारी जो 10 मिनट की सीरीज का मैंने आपको बताया था कि हम 10 मिनट में जो यूपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें फैक्ट्स भी होंगे और कॉन्सेप्ट भी होंगे। फैक्ट क्योंकि यूपीएससी कभी कभी फैक्ट्स पे भी फोकस करता है, और कॉन्सेप्ट तो यूपीएससी का फेवरेट है। तो ये स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट होंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। जैसे आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है, ताकि इससे क्विक रिवीजन हो सके और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो सके, और क्विक रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करेंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे अभी ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, रिवर के लैंड फॉर्म हो गए, मैपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम 10 मिनट की सीरीज में हम टॉपिक वाइज कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड। अब प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम कवर मतलब आज हम पहले प्लेट टेक्टोनिक्स से ही शुरू करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। तो अगर आपने ये समझ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, जो वॉल्केनोज आते हैं उनके पीछे क्या रीजन है, और जो माउंटेन बिल्डिंग होती है उनके पीछे क्या रीजन है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं और सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं या किस वे में सिमिलर है। तो जो हमारी जो स्टोरी शुरू होती है प्लेट टेक्टोनिक्स की, वो शुरू होती है 1912 से। 1912 में एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेगनर के नाम से, एल्फ्रेड वेगनर। अब इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो मूव करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स, पहले ऐसा कोई बिलीव नहीं करता था कि हमारे कॉन्टिनेंट्स भी मूव करते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले बोला कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं। पर ये एक चीज में फेल हो गए कि ये बता नहीं पाए कि फोर्स क्या है, कॉन्टिनेंट के मूव करने के पीछे की फोर्स क्या है। इन्होंने जिग्सॉ पजल्स एक्चुअली बताया था। जिग्सॉ पजल्स में मतलब जैसे अगर यहाँ पे देखें, तो ऐसा देख सकते हैं ना कि ये वाले को अगर ले जाएं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फिट हो जा रहा है। फिर इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे लेके जाएं, तो ये इसमें ऐसा लग रहा है कि एक जिक्सॉ पजल थी, फिर बाद में इसको तोड़ दिया गया है इस तरीके से। तो उन्होंने यही बताया था कि ये वाली की जो ये फीचर्स हैं ये इससे सिमिलर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक टाइम पे ये दोनों जुड़े हुए थे। तो इन्होंने बस इतना ही बताया, ये नहीं बता पाई है कि फोर्स क्या थी, ये मूव कर रहे हैं, अगर अगर ये टूटे तो कैसे टूटे, और ये मूव कर कैसे रहे हैं। तो ये फोर्स बताने में थोड़े से असफल रह गए। फिर 1960s का समय आ गया। 1960s में एक साइंटिस्ट आए हैरी हेस नाम से। ठीक है, हैरी हेस। इन्होंने बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। अब इन सबको मिला करके 1967 में एक साइंटिस्ट थे मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन लोगों ने फाइनलाइज किया प्लेट टेक्टोनिक्स को। किसने? मैकेंजी, और फिर पार्कर थे, और मॉर्गन। इन तीनों ने इस बाकी एल्फ्रेड वेगनर के जो कॉन्सेप्ट थे प्लस हैरी हेस के जो कॉन्सेप्ट थे, उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने फाइनल थ्योरी दे दी, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये एक यूनिफाइंग थ्योरी है, कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दोनों को ये कंबाइन करके एक्सप्लेन करती है। अब हम दूसरी चीज जो देखने जा रहे हैं वो अर्थ की लेयर्स के बारे में हम देखेंगे। अर्थ की लेयर्स में अगर ये हम अर्थ की लेयर के बारे में देखें, तो इसमें दो टाइप की लेयर है। पहली लेयर है जिसे हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल लेयर्स के नाम से, और दूसरी लेयर आएगी मैकेनिकल लेयर के नाम से। जो केमिकल लेयर है उसमें आता है क्रस्ट आता है, मेंटल आता है और कोर आता है। जो मैकेनिकल लेयर है उसमें लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर आता है। अब जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? ये लिथोस्फीयर आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल आते हैं। इन दोनों टुकड़ों को ही, इन्हीं क्रस्ट को और अपर मेंटल को ही हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये रही लिथोस्फीयर, इसमें क्रस्ट और अपर मेंटल आते हैं जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। फिर एस्थेनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के नीचे का हिस्सा है। ये सेमी प्लास्टिक होता है। सेमी प्लास्टिक का मतलब है कि ये विस्कस स्टेट में है। प्लेट्स इसी पर, ये जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर वाली, ये इसी एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं, मूव करती हैं इधर से उधर की तरफ। तो ये थी चीजें इससे रिलेटेड की प्लेट्स और उनके बीच में क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है। बाकी रिवीजन के लिए आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी हैं यहाँ पे।
तो जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। 7 मेजर प्लेट्स में पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन ये सारी प्लेट्स आएंगी। इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये सारी प्लेट्स जो इसमें दी गई हैं ये मेजर प्लेट्स हैं। नास्का प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई। ये देखिए पैसिफिक प्लेट है, बहुत बड़ी सी पैसिफिक प्लेट है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, एल्यूशियन आर्क, कैरिबियन प्लेट है। तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें, मेजर प्लेट्स में आती हैं। फिर कुछ माइनर प्लेट्स में भी हैं, जैसे नास्का, फिलीपींस, अरेबियन, कैरिबियन, जुएंडी, फूका प्लेट। अब अगली चीज जो अब इसमें आएगी, नास्का प्लेट कहाँ पे है, ये सारी चीजें आप इमेज में रिफर करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूपी में, यूपीएससी में, तो इजी डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने में। फिर नाज़का प्लेट का एक फैक्ट है कि सबडक्टिंग है, साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है, और नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के इंटरेक्शन से ही एंडीज माउंटेन बने हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा प्लेट बाउंड्रीज का, कि प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप की हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्ज डाइवर्ज नाम से ही क्या लग रहा है कि दो चीज़ आप एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर जैसे ये प्लेट एक इधर गई तो एक प्लेट इधर गई, तो नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा। मैग्मा ऊपर आएगा, फिर इससे मिड अटलांटिक रिजेस बनेंगे, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज टाइप के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो रिज इफेक्ट बनता है इससे, और वॉल्केनिक एक्टिविटी तो होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर ये दूर जाएंगी तो इनके जो स्पेस को फिल करने के लिए मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा। फिर आती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। एक्चुअली टकराती नहीं है, जो उसमें जो हैवियर प्लेट है वो सबडक्ट हो जाती है, जो जो लाइटर प्लेट के नीचे चली जाती है। उससे क्या बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं और वॉल्केनोज भी बनते हैं। जैसे ये वाली लाइटर प्लेट है हम मान लेते हैं, ठीक है, और ये हैवियर प्लेट है जो इसके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनेंगे, ठीक है। पर ये प्लेट जो नीचे जा रही है यहाँ पे पिघल जाएगी, क्योंकि नीचे की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर पिघलेगी तो इसका जो मैग्मा ऊपर आएगा। फिर मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वॉल्केनोज बनेगा। तो अगर प्लेट सबडक्ट हो रही है तो फिर ट्रेंचेस भी बनेंगे और वॉल्केनोज भी बनेंगे। जैसे ओशियन ओशियन अगर सबडक्शन हो रहा है तो ओशियन ओशियन सब ओशियन ओशियन सबडक्शन होगा तो फिर जापान, फिलीपींस जैसे बनेंगे। जापान और फिलीपींस के जो आइलैंड्स हैं ये ओशियन ओशियन सबडक्शन के नाते बने हैं, इसीलिए ये आइलैंड्स आर्क शेप में हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट सबडक्शन होगा तो हिमालयास बनेगा। ओशियन कॉन्टिनेंट सबडक्शन होगा तो एंडीज माउंटेन बनेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का सबडक्शन है, इसलिए क्या बने हैं, एंडीज माउंटेन्स बने हैं। फिर जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होती है, मैं आपको इमेज से ही दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ये एक प्लेट, दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। प्लेट एक दूसरे के साइड से स्लाइड करती हैं, ना क्रस्ट बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये एक चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना कुछ बनता है और ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे क्रस्ट बन रहा है और यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, पर यहाँ पे ना कुछ बनेगा और ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। अब जैसे प्लेट्स हमने देख ली कि किस टाइप से प्लेट्स मूव कर रही हैं, और ये भी देख लिया कि कितने तरीके से मूव कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी बना रही हैं। फिर अब क्वेश्चन आता है कि ये मूव कर क्यों रही है, अगर मूव कर रही है तो क्यों कर रही है। तो इसके पीछे तीन रीजन है। पहला क्या है, मेंटल कन्वेक्शन, रिज पुश और स्लैब पुल। जो मेंटल कन्वेक्शन होता है उसका मतलब है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से मेंटल में कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं। कन्वेक्शन सेल्स का मतलब है कि कुछ ये कन्वेक्शन सेल्स होते हैं, जो कुछ लाइटर मैग्मास होते हैं ना वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, इन्हें कहते हैं कन्वेक्शन सेल्स। ये देखिए, ये एक बन रहा है आपका कन्वेक्शन सेल। यहाँ से ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, वहां से प्लेट को साइड में कर रहा है, फिर वो प्लेट के साथ ही नीचे आ रहा है और फिर ऐसे एक सेल टाइप का बन गया है, जिससे ये जो मैग्मा ऊपर जाता है फिर इधर चलता है, तो फिर ये इस प्लेट को भी इधर पुश करता है। फिर ये प्लेट यहाँ पे सबडक्ट होके यहाँ पे क्या होती है, ये प्लेट मेल्ट होती है, फिर वो मैग्मा जो कन्वेक्शन है उसका पार्ट बन जाती है। तो इसी तरीके से एक सेल के फॉर्म में ये चलता रहता है। गर्म मैग्मा क्या होता है, वो ऊपर जाता है और प्लेट्स को ढक्का देता है। ये मैग्मा ठंडा है तो ये नीचे आएगा, नीचे से गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके प्लेट्स को धक्का देगा, फिर उनके साथ नीचे आएगा, फिर गर्म होगा। इस तरीके से एक लूप बना रहता है, इसे कहते हैं हम मेंटल कन्वेक्शन।
फिर जो अगली चीज है वो है रिज पुश। मिड ओशियानिक रिजेस पर नया मैग्मा पुरानी प्लेट्स को साइड में पुश कर देता है। तो मैं आपको इस इमेज से दिखाता हूँ कि रिज पुश क्या होती है। ये है ना, इसे ही कहते हैं रिज पुश। ये जो नया मैग्मा आएगा इस प्लेट्स को साइड में धक्का देगा, इन प्लेट्स को साइड में थोड़ा सा धक्का दे दिया और खुद डिपॉजिट हो गया यहाँ पे। फिर जो उसके पीछे से नया मैग्मा आएगा वो इसको भी थोड़ा सा आगे कर देगा और नई जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से नई प्लेट बनती रहती है और नया मैग्मा क्या होता है वो पुराने वाले को थोड़ा सा साइड में पुश करता है और खुद वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये थी चीजें रिज पुश से रिलेटेड। अब आता है स्लैब पुल। सबसे पावरफुल फोर्स होती है स्लैब पुल। जब ओशियानिक प्लेट सबडक्ट होती है तो उसका वेट बाकी प्लेट्स को नीचे खींच लेता है। जैसे कि ये ओशियानिक प्लेट नीचे जा रही है, ये दिख रहा है आपको कि सबडक्ट हो रही है। तो अब ये जो वेट है इसका, ये बाकी प्लेट्स को भी नीचे धक्का देके लेके चला जाएगा। एक तो मेंटल कन्वेक्शन से भी वो जा रही है नीचे, दूसरा ये अपने वेट से भी नीचे चली जाएगी। जैसे कभी मानिए कि ये एक टेबल है, यहाँ पे कुछ चेन रखी है आपने, पर कुछ चेन नीचे लटकी हुई है। अब एक पॉइंट आएगा कि ये चेन अगर जरूरत से ज्यादा आप लटका देते हैं इसको टेबल से नीचे, तो ये पूरी चीज को लेकर के नीचे गिर जाता है। उसी तरीके से ये भी काम करता है। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के खुद तो ये नीचे जा रहा है, बाकी सारी प्लेट को भी ये नीचे खींच के लेके चला जाता है। तो ये तीन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी प्लेट मूवमेंट के लिए। अब आता है कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स और ये फेनोमिना है, इससे होता क्या क्या है। इससे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं और माउंटेन बिल्डिंग होती है। अर्थक्वेक क्यों आएंगे? ये मेजरली प्लेट बाउंड्रीज पे आएंगे, जहाँ पे सबडक्शन जोन है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है वहां पे आएंगे। वॉल्केनोज कहाँ आएंगे? वॉल्केनोज तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी मैं प्लेट सबडक्ट होती है फिर वो मेल्ट होती है, फिर उससे लाइटर और हॉटर मैग्मा निकलता है, फिर वो क्रस्ट पे आकर के वॉल्केनो का फॉर्म ले लेता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे दूसरी वीडियो में। अभी हम सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में ही देखेंगे। फिर माउंटेन बिल्डिंग भी होती है। माउंटेन बिल्डिंग कब होती है? जैसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, रिफ्ट माउंटेन बनते हैं, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होते हैं। जैसे हिमालयाज जो बने थे वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के नाते बने थे। और रिफ्ट माउंटेन बनते हैं डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के, जो कि बन रहे हैं। तो ये तीन चीजें बन जाती हैं इससे, प्लेट टेक्टोनिक्स से। अब आती है बात रिंग ऑफ फायर और हॉटस्पॉट की। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर वर्ल्ड के 75% एक्टिव वॉल्केनोज का होम है। तो इसकी फोटो शायद मैंने यहाँ पे इसकी इमेज नहीं लगाई है रिंग ऑफ फायर की, स्टार्टिंग में लगाई थी। ये रहा रिंग ऑफ फायर। ये वर्ल्ड के जो 75% एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनका होम है, मतलब यहीं पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ये एक हॉर्शू शेप का जोन होता है। यहाँ सबडक्शन की वजह से सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। सिर्फ सबडक्शन नहीं होता, होता सब कुछ है। सबडक्शन भी हो रहा है, डाइवर्जन भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, पर सबडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोज यहाँ पे आ रहे हैं। फिर जो हॉटस्पॉट होते हैं वो कुछ वॉल्केनोज प्लेट बाउंड्री पर नहीं होते हैं। जैसे हॉटस्पॉट में अभी डिटेल में कवर करूंगा हॉटस्पॉट को, इसके बाद का टॉपिक हॉटस्पॉट ही है। तो जो हॉटस्पॉट होते हैं वो सारे वॉल्केनो उसको नहीं कवर करते हैं। जैसे सारे जो वॉल्केनोज हैं ये रहे। अब जैसे ये वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो, यहाँ पे तो कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। तो अब इन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि यहाँ पे वॉल्केनोज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज तो यहाँ पे थी, ये सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं, पर यहाँ पे तो कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे कैसे आ गया वॉल्केनो? तो यहाँ पे वॉल्केनो आने की वजह है कि कुछ वॉल्केनोज जो होते हैं वो मिडिल मेंटल में आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि जो ये वॉल्केनो का ये मैग्मा का राइज हो रहा है, ये जो मैग्मा है, तो कहीं पे ऐसा मैग्मा आ गया जिसकी डेंसिटी कम है या हॉटर वो बहुत ज्यादा है बाकी आसपास के मैग्मा से, तो वो ऊपर राइज करने लगता है। तो ऊपर राइज करता है, फिर वो क्रस्ट के पास पहुंचता है, तो फिर क्रस्ट को वो ब्रेक करता है और वॉल्केनो का फॉर्म ले लेता है। इसलिए उसे कहते हैं हम हॉटस्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहां पे प्लेट बाउंड्री नहीं है, पर वो क्या है, ऐसा मैग्मा वहां पे आ रहा है जो कि हॉटर है और लाइटर है बाकी आसपास के मैग्मा से, इसलिए वो राइज करता है, ऊपर जाता है। क्योंकि डेंसिटी कम है तो फिर वो ऊपर जाएगा और फिर क्रस्ट के पास आता है, तो फिर वो वॉल्केनो का फॉर्म ले लेता है। तो ये था प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड, जिसमें सारी टॉपिक्स कवर कर दी हैं मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अर्थक्वेक है और वॉल्केनिज्म है, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इन पे डिटेल डिस्कशन चाहिए होगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इसमें हमने क्या देखा है कि कैसे वैगनर से लेकर के मॉडर्न टेक्टोनिक्स तक हमने अर्थ के मूवमेंट को देखा।
इसमें डिसकंटिन्यूटीज भी बहुत सारी होती हैं, बट डिसकंटिन्यूटीज कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है। फिर ये सारी चीजें थी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म के बारे में। थैंक यू।